नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर एटीएस ने दिल्ली से संदिग्ध हारून को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान उच्चायोग के संपर्क में था हारून। पाकिस्तानी वीजा दिलाने के रैकेट में शामिल था। मुजम्मिल हुसैन का करीबी था हारून। मुजम्मिल को भारत ने देश छोड़ने को कहा है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ऋषभ, कब पकड़ा गया है, कहां से पकड़ा गया और कहां तक इसका नेटवर्क फैला हुआ था? देखिए, आज ही यूपी एटीएस ने हारून को गिरफ्तार किया है। मूल रूप से सीलमपुर नई दिल्ली का रहने वाला है, ट्रैप का कारोबारी है और इसकी कुछ रिश्तेदारी पाकिस्तान में है, लिहाजा ये पाकिस्तान आता जाता रहता था। और उसी दौरान पाकिस्तान का वीजा बनवाने के संदर्भ में इसकी मुलाकात उच्चायोग तो पाकिस्तान का जो है नई दिल्ली में उसके कर्मचारी मुजम्मिल हुसैन से हुआ था और मुजम्मिल हुसैन के लगातार ये संपर्क में था। उसी दौरान पाकिस्तान का तमाम अन्य लोगों को वीजा दिलवाने के नाम का जो रैकेट चल रहा था जिसमें मुजम्मिल हुसैन भी शामिल थे, ये मुजम्मिल हुसैन के संपर्क में आ गया और तमाम लोगों को इसने पाकिस्तान का वीजा भी दिलवाया। और ये बात भी सामने आई है कि इसी रैकेट वीजा दिलवाने का जो रैकेट है उसका जो रकम आ रही थी हारून के खाते में, उस रकम को कुछ कमीशन काट के मुजम्मिल के बताए हुए स्थानों पर बताए हुए लोगों को हारून ने डिलीवर किया है। और एटीएस का ऐसा मानना है कि इस रकम का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों में किया गया है। लिहाजा हारून के ऊपर जो आरोप है वो काफी संगीन है। ये भी बात सामने आई है कि देश की कुछ जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, जो महत्वपूर्ण गोपनीय इंफॉर्मेशन है, वो भी मुजम्मिल हुसैन के साथ इसने साझा की हैं हारून से। जो देश को आंतरिक जो सुरक्षा से जुड़ी हुई जानकारियां थी, जो देश को अस्थिर कर सकती थी, ऐसी जानकारियां हारून ने मुजम्मिल के साथ शेयर की हैं। इस बात का खुलासा हो चुका है और लगातार ये कई बैंक खाते उपलब्ध करा रहा था मुजम्मिल को जिसमें रकम आ रही थी और ये रकम कुछ संदिग्ध लोगों को दी जा रही थी। अब उनकी तलाश में यूपी एटीएस जुट गई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए। वाराणसी से यूपी एटीएस ने तुफैल नाम के एक युवक को पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार तुफैल पाकिस्तान के कई लोगों के संपर्क में था। तुफैल पाकिस्तान के आतंकी संगठन तहरीके लब्बैक के नेता मौलाना शाद रिजवी के वीडियो व्हाट्सएप में शेयर करता था। बाबरी मस्जिद का बदला लेने और भारत में शरीयत लागू करने संबंधी संदेश साझा करता था। तुफैल ने राजघाट, नमोघाट, ज्ञानवापी, रेलवे स्टेशन, लाल किला की फोटो पाकिस्तानी नंबरों पर शेयर की थी। पाकिस्तान द्वारा संचालित ग्रुप का लिंक वाराणसी के कई लोगों को भी भेजा था। यह भी जानकारी मिली है कि तुफैल लगभग 600 से अधिक पाकिस्तानी नंबरों के संपर्क में था। बताया गया है कि तुफैल फेसबुक के जरिए फैसलाबाद पाकिस्तान की रहने वाली नफीसा के संपर्क में था जिसका पति पाकिस्तानी सेना में है। अब एटीएस उससे पूछताछ कर रही है। आईएसआई एजेंट शहजाद के मोबाइल की व्हाट्सएप चैट को एटीएस डिकोड कर रही है। हाल ही में एटीएस ने शहजाद को मुरादाबाद से पकड़ा था जिसने व्यापार की आड़ में देश से गद्दारी की। 6 बार वो पाकिस्तान भी गया था। आईएसआई से जुड़े कुछ संदिग्धों, हैंडलर्स और शहजाद के बीच व्हाट्सएप चैट एटीएस को मिले हैं। इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिनको कोडवर्ड की लैंग्वेज माना जा रहा है। लेडीज सूट के कलर, साइज और शहरों के नाम को लेकर कुछ ऐसी चैट है जिनको कोड चैट मानकर डिकोड किया जा रहा है। शहजाद के मोबाइल से मिली कुछ जानकारियों को पुख्ता करने के लिए उसके मोबाइल का फॉरेंसिक ऑडिट कराया जा रहा है। जल्द ही एटीएस शहजाद को कस्टडी रिमांड में लेगी। आईएसआई एजेंट शहजाद के व्हाट्सएप मैसेजेस को डिकोड करने में जुटी एटीएस। शुरुआती पूछताछ में शहजाद से जो जानकारियां मिली हैं उसको भी वेरीफाई किया जा रहा है। शुरुआती पूछताछ में ये बात सामने आ गई है कि रामपुर और आसपास के जिलों के करीब 20 युवाओं को शहजाद आईएसआई एजेंट्स के संपर्क में लाया था और सीमा पार से तस्करी और बिजनेस के नाम पर उसने आईएसआई के बड़े नेटवर्क से इन युवाओं को जोड़ दिया था। इन युवाओं और आईएसआई के कुछ एजेंट्स और हैंडलर्स के जरिए व्हाट्सएप पर शहजाद की जो चैटिंग हुई है उस चैटिंग को डिकोड करने में एजेंसीज लगी हुई हैं। इस चैटिंग में आम तौर पर महिलाओं के ड्रेस और सलवार सूट का जिक्र है।
कि यहाँ पर इतना सामान पहुँचाना है, ये साइज़ होगा, ये कलर होगा, इन सभी संदेशों को डिकोड करने में जुटी हुई है एटीएस। शहजाद के कुछ बैंक खातों की जानकारी भी जुटाई जा रही है। कुछ संदिग्ध विदेशी बैंक खातों से शहजाद के बैंक खातों में बड़ी रकम आई है और ये रकम कैश विड्रॉ की गई है और कुछ खातों में ट्रांसफ़र भी की गई है। एटीएस का ये मानना है कि आईएसआई एजेंट से जुड़े हुए कुछ नौजवानों को ही ये रकम जासूसी के नाम पर दी गई है। जल्द ही शहजाद को कस्टडी रिमांड में लेगी यूपी एटीएस। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ। झारखंड से फरार नक्सली का वाराणसी में इलाज करवाने के मामले में हॉस्पिटल प्रशासन की भूमिका की भी जांच की जा रही है। वो 17 मई को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में घायल होने के बाद फरार हो गया था। 19 मई को वाराणसी पहुंचकर निजी हॉस्पिटल साइंस सिटी में इलाज करवा रहा था। झारखंड पुलिस के इनपुट पर वाराणसी पुलिस ने हॉस्पिटल में छापा मारा और जांच के बाद सच सामने आया। आरोप के मुताबिक हॉस्पिटल प्रशासन ने पुलिस को नक्सली के इलाज की सूचना नहीं दी। ये इसमें इलाज कराने के लिए आए थे और इनके एक फायर आर्म इंजरी थी, जिसके बारे में हॉस्पिटल द्वारा लोकल थाना पर कोई सूचना नहीं दी गई थी, जिसके खिलाफ विधिक कार्रवाई जो है की जा रही है। सीएम को रिपोर्ट प्रेषित की गई है और फिलहाल के लिए जो है पेशेंट स्टेबल है और इसमें झारखंड पुलिस मौके पर मौजूद है। उनके कमांडोज यहाँ पर मौके पर मौजूद है, उनके द्वारा यहाँ पे कंट्रोल लिया गया है और थाना लंका से भी यहाँ पे फोर्स डिप्लॉय किया गया ताकि कोई अनहोनी घटना ना हो और इसमें झारखंड पुलिस द्वारा ट्रांजिट रिमांड लिया जाएगा और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस गन शॉट की घटना के बावजूद जो पुलिस यहाँ पे जो अस्पताल के लोग हैं उन्होंने उसको एडमिट किया, उसका इलाज किया, लेकिन पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी। झारखंड पुलिस से इनपुट मिलने के बाद वाराणसी पुलिस यहाँ पर पहुंची और यहाँ पे जब जांच की तो पाया कि नक्सली मिथिलेश यादव के नाम से अपना नाम यहाँ पे रजिस्टर करवाकर इलाज करवा रहा है। उसको 4 गोलियां लगी हुई थी, फिलहाल वो आईसीयू में है। उसके बाद से पुलिस यहाँ पर बकायदा सिक्योरिटी लगा दी है। झारखंड पुलिस की भी बताया जा रहा है यहाँ पर मौजूदगी है और इसके साथ ही इस हॉस्पिटल के कार्रवाई के लिए भी पुलिस अब कार्रवाई कर रही है। सीएमओ को पत्र लिखा गया है और इसमें एक बड़ी लापरवाही हॉस्पिटल वालों की मिलीभगत की भी जांच की जाएगी। कहीं ना कहीं यह हॉस्पिटल प्रशासन के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। कानपुर में अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्या को गिरफ्तार किया गया है। वो 8 साल से शुक्लागंज के मनोहर नगर में परिवार के साथ रह रहा था। वो यहां पर रहकर ऑटो चला रहा था। शक होने के बाद पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गया। पूछताछ में उसने बताया कि वो म्यांमार का रहने वाला है और बांग्लादेश से होते हुए भारत पहुंचा है। बांग्लादेश के डिटेंशन सेंटर में भी वो 3 साल रहा। इसके बाद असोम पहुंचा और वहां पर कानपुर आ गया। यहां शुक्लागंज के मनोहर नगर में उसकी बहन अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी। यहां उसने बहन बहनोई की मदद से फर्जी आधार कार्ड बनवाया। इसके बाद डीएल बनवाया और ऑटो चलाने लगा। तो ये मालूम चला कि जो व्यक्ति है वो म्यांमार का रहने वाला है। उसने अपना नाम मोहम्मद साहिल बताया और उसने ये भी बताया कि अभी फ़िलहाल यहाँ पे उन्नाव में वो शुक्लागंज करके एक जगह है, वहाँ पे वो निवासी हैं और उसके साथ में कई उसके परिवार के लोग वहाँ पे निवास कर रहे हैं। पुलिस ने जब उससे गहनता से उसकी छानबीन भी की तो उसके पास से एक आधार कार्ड मिला। आधार कार्ड के संबंध में जब उससे पूछा गया तो वो बता नहीं पाया कि किस तरीके से वो आधार कार्ड बनाया, लेकिन ये है कि चूँकि वो मूल निवासी म्यांमार का है। संभल में प्रशासन ने शहर में बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई की। संभल के चंदौसी चौराहे पर प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने का नोटिस की समय सीमा खत्म होने के बाद कई दुकानों को जमींदोज किया। प्रशासन की कार्रवाई में ट्रैफिक कंट्रोल की ओर से लगाई गई रेड लाइट को भी टीम ने हटाया। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि शहर में ज़्यादातर लोगों ने जो भी अपने प्रतिष्ठान, दुकान और अन्य ऐसे चलायमान जो अपने रिक्शे, ठेले, खोमचे आगे लगा रखे हैं, अपने प्रतिष्ठान से बाहर रख रखे हैं और सार्वजनिक जगहों को उन्होंने घेर रखा है, जिससे शहर में आए दिन जाम की समस्या देखी जाती है। क्योंकि मेन मुद्दा चंदौसी चौराहे को लेकर, जो हमारा मुख्य चौराहा है, शहर का एंट्री पॉइंट है, तो कहीं ना कहीं उस चौराहे को सुंदर बनाना है।
और उसका चौड़ीकरण करना है। सर मूर्तियां वगैरह भी और बहुत सी लगाई जाएंगी सर। ग्रेटर नोएडा यमुना अथॉरिटी का बड़ा एक्शन, बुलडोजर से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। बुलडोजर से तोड़ी गई 25 अवैध कॉलोनियां। ये बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पर लोगों को बेचा जा रहा मकान, दुकान, कब्जा मुक्त जमीन की कीमत 250 करोड़ रुपए। नूरपुर, टप्पल सहित कई गांवों में कार्रवाई। मुजफ्फरनगर में बीते दिनों हुए किसान रविंद्र सिंह हत्याकांड में शामिल 2 सगे भाइयों को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। एनकाउंटर के दौरान भाइयों के पैर में गोली लगी है। उनके पास पुलिस ने घटना में प्रयुक्त बाइक, एक पिस्टल, एक तमंचा और कुछ कारतूस भी बरामद किए हैं। इस बीच दोनों भाइयों का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो वारदात के बाद बाइक से भागते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि अपने बाप का बदला ले लिया। इतना ही नहीं, हत्यारोपी भाइयों ने इंस्टाग्राम पर बदला लेने का पोस्टर जारी कर पुलिस को खुली चुनौती दी थी। अब इन हत्यारोपियों का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हत्या को अंजाम देने के बाद दोनों भाई जब बाइक से भाग रहे थे तो उसी दौरान पीछे बैठे एक भाई ने अपने मोबाइल से ये वीडियो बना लिया था। इसमें एक भाई के हाथ में हथियार दिखाई दे रहा है तो वहीं बाइक चला रहे दूसरे भाई के कपड़े खून से सने हुए दिख रहे हैं। घटना में प्रयुक्त बरामद किया गया है। तमंचा बरामद किया गया है 315 बोर का, 32 बोर की पिस्टल कंट्रीमेट बरामद की गई है, मोटरसाइकिल बरामद की गई है तथा इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए 103 बीएनएस के तहत, जिसे 302 आईपीसी कहा जाता था, और 238 बीएनएस के तहत विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इंस्टाग्राम पे भी सर इन्होंने कोई पोस्ट की थी, बदला ले लिया? निश्चित तौर से इन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था और जो पुलिस का जो कानूनी कार्रवाई होती है उसे पुलिस द्वारा कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त की जा रही है। फिरोजाबाद में पुलिस ने चोरी की एक घटना 24 घंटे में उसका खुलासा कर दिया और चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी योगेंद्र कुमार मोहम्मदपुर जाने वाली मुख्य सड़क से गिरफ्तार किया गया। योगेंद्र कुमार एटा के इब्राहिमपुर नगरिया का रहने वाला है। आरोपी के पास से सोने के जेवरात बरामद किए गए हैं। अयोध्या में कमल सिंह की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आला कत्ल भी बरामद किया गया है। शराब पीने के दौरान विवाद हुआ था जिसके बाद आरोपियों ने कमल की ईंट से कूचकर हत्या कर दी थी। गिरफ्तार आरोपी लाखन सिंह पूरा कलंदर क्षेत्र का रहने वाला है। वहीं दूसरा आरोपी विकास सिंह हिस्ट्री शीटर है। दोनों आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी है। देखिए ये बात प्रमाणित हुई है कि जो मृतक है और जो हमारे अभियुक्त हैं, इन दोनों में पूर्व से ये लोग परिचित थे। इनकी आपस में दूर से कहीं से रिश्तेदारी भी थी। उस दिन की घटना उस तात्कालिक आपस के विवाद के रूप में हुई है, लेकिन पहले से जो आपस में रिश्तेदारी रही है या कोई विषय वस्तु की चीज़ रही है उसको भी खंगाला जा रहा है। वो भी चीज़ प्रकाश में आएगी तो उसको भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाएगा। आजमगढ़ में दुकानदार से 50,000 की रंगदारी मांगने वाले आरोपी सुजीत ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। एसपी ने 19 मई को फरार चल रहे सुजीत सिंह और पकोले पर 25,000 का इनाम रखा था। सुजीत सिंह पर आजमगढ़ में 40 मुकदमे दर्ज हैं और प्रदेश भर में 47 से ज्यादा केस दर्ज हैं। 3 व्यक्ति भकोले सिंह, प्रदीप सिंह व अजीत सिंह पर रंगदारी मांगने को लेकर मुकदमा पंजीकृत किया था। इन लोगों ने दुकान पर रंगदारी मांगी थी। इसमें 2 लोग प्रदीप सिंह व अजीत सिंह पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें भकोले सिंह बकाया था। इसकी गिरफ्तारी के लिए 25,000 का इनाम पुलिस द्वारा घोषित किया गया था। इसने आज कोर्ट में, सीजन कोर्ट में सरेंडर किया है। इस अभियुक्त को रिमांड पर लिया जाएगा व इसके द्वारा प्रयुक्त असला इससे बरामद किया जाएगा। खबर भदोही से है। वाराणसी के अस्पताल में हुई सिपाही की मौत में आशंका जताई जा रही है कि सिपाही ने जहर खाकर आत्महत्या की है। दरअसल 4 साल पहले सुरियावा थाने में ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिला पति की शिकायत लेकर पहुंची थी। आरोप है कि थाने में तैनात सिपाही सत्येंद्र गौड़ ने महिला की मदद के नाम पर उससे दोस्ती की और फोन पर बातें करने लगा। खुद को अनमैरिड बताकर शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद महिला को पता चला कि सिपाही पहले से शादीशुदा है। हाल ही में सिपाही का ट्रांसफर जौनपुर हो गया। महिला ने FIR दर्ज कराई। सिपाही के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की तैयारी चल रही थी।
इसी बीच सिपाही की मौत हो गई। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, उसी के बाद मौत का कारण पता चल सकेगा। मैंने तुरंत गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच एडिशनल एसपी साहब से करवाई। एडिशनल एसपी साहब ने जांच करके प्रथम दृष्टया ये पाया कि जो आरोप लगाए गए हैं हो सकते हैं। उसमें थाना सुरियावा में 19 तारीख को ही रात को एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था और इसमें अग्रिम कार्रवाई आगे हम करा रहे थे। तभी ये सूचना मिलती है हमें जौनपुर, क्योंकि जो ये हेड कांस्टेबल है उसका ट्रांसफ़र यहाँ से अप्रैल में जौनपुर के लिए हो गया था। जौनपुर में पता चला था शाहपुर थाने में, वहाँ पे पोस्टेड था। तो सूचना मिलती थी जौनपुर को कि इसके जो हेड कांस्टेबल है जिसने आरोपी है उसकी डेथ हो गई है। राम मंदिर को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। 5 जून तक पूजा अर्चना के साथ मुख्य मंदिर की स्थापना हो जाएगी। मंदिर की पहली मंजिल, दूसरी मंजिल और शिखर का निर्माण हो चुका है। पहली मंजिल पर राम दरबार स्थापित किया जाएगा, जिसमें राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान की मूर्तियां होंगी। इनकी मूर्तियां जयपुर के कारीगरों ने राजस्थान की खानों में पाए जाने वाले बेहतरीन और बहुमूल्य मकराना संगमरमर का इस्तेमाल करके बनाई हैं। जयपुर से मूर्तियां भेजी जा चुकी हैं और 23 जून तक अयोध्या पहुंच जाएंगी। राम मंदिर परिसर में 5 जून तक 14 छोटे मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। प्रमुख मंदिर का निर्माण कार्य 5 जून यानी आने वाले इस महीने में 5 जून को पूजा के साथ स्थापना हो जाएगी। जब मैं प्रमुख मंदिर आपको बता रहा हूँ तो जैसा आपको मालूम है कि उसके भूतल पर ग्राउंड फ्लोर पे पहले ही रामलला की स्थापना 2024 में हुई थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में थी। अब जो कार्य पूरा हो गया उसके बाद मंदिर का प्रथम तल और दूसरा तल और उसके ऊपर शिखर, ये निर्माण कार्य पूरा हो गया है और प्रथम तल में राम दरबार की स्थापना होगी। राम दरबार में भगवान राम, सीता, उनके भ्राता और हनुमान जी हैं। संभल के जामा मस्जिद में हरि मंदिर के दावे का राजबंद लिफाफे से हिंदू पक्ष खुलवाने की तैयारी में। सर्वे का सीलबंद लिफाफा खुलवाने के लिए हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएगा। हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट पे कैविएट याचिका दाखिल करेगा। जामा मस्जिद में हरि मंदिर होने के तमाम डॉक्यूमेंट्री सबूत होने का दावा है। 3 जुलाई से हरि मंदिर जामा मस्जिद केस का संभल में ट्रायल शुरू हो रहा है। माननीय उच्च न्यायालय में कैविट दाखिल करना है। हमें 2 काम करने हैं। एक तो माननीय उच्चतम न्यायालय में कैविट दाखिल करना है कि अगर मुस्लिम पक्ष उस हाई कोर्ट के निर्णय के अगेंस्ट जाता है तो उसमें पहले हमें भी सुना जाए। दूसरा ये करना है कि हाई कोर्ट के निर्णय में वो मौन है, उसमें कुछ दिया नहीं है कि जो निर्णय हाई कोर्ट ने, वो उच्चतम न्यायालय ने दिया था कि वो बंद सील लिफाफे में सर्वे रिपोर्ट दाखिल की जाए, उसको खुलवाने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाना। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के मौके पर लखनऊ में नेशनल सेमिनार का आयोजन हुआ। इस मौके पर सीएम योगी ने बायोडायवर्सिटी को लेकर कई अहम बातें बताई। उन्होंने कहा कि आज का विकास मॉडल हमारे लिए आत्मघाती साबित हो रहा है। तकनीक के साथ प्राकृतिक तरीकों को अपनाना जरूरी है। सीएम योगी ने पेड़ों की अंधाधुंध कटाई पर भी नाराजगी जाहिर की। पता नहीं किस बुद्धिमान व्यक्ति ने सभी देसी आम के पेड़ काटने के ऑर्डर दे दिए, काट डालो। जामुन के पेड़ काटने के ऑर्डर दे दिए। भाई जब आप लगा नहीं सकते तो काटने का आदेश कैसे दे रहे हैं? और इसीलिए आज इन सब मुद्दों पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। लखनऊ में अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकारों ने भारत की भारतीयता को समझा ही नहीं, सांप्रदायिक कानून बनाकर
देश की आत्मा पर प्रहार किया गया। राम और कृष्ण के अस्तित्व पर सवाल उठाए गए। इसी क्रम में केवल सत्ता एक ऐसे व्यक्तित्व के हाथों में आ गई जिन्होंने अपनी सकारात्मक ऊर्जा का लाभ 140 करोड़ भारतवासियों को करा दिया। ऐसा नहीं कि क्षमता पहले न रही हो, 2014 के पहले भी थी, लेकिन 2014 के पहले के दौर को आपने देखा होगा। यही अंतर था, 2014 के पहले की सरकारों में उन्होंने भारत को भारत के रूप में नहीं देखा, भारत को भारतीयता की पहचान नहीं देने दी, भारत को भारतीय दृष्टिकोण से देखने का प्रयास नहीं किया। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी सरकार को भारत की उन 3 वीरांगना देवियों के नाम पर, जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से विदेशी दासता से मुक्ति प्रदान करने के लिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, जिसमें वीरांगना अवंती बाई, वीरांगना झलकारी भाई और वीरांगना, ये 3 अलग अलग वीरांगनाओं के नाम पर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश महिला पीएसी की 3 नई बटालियन का गठन भी उत्तर प्रदेश के अंदर किया है। सरकार ने राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी का नाम बदल दिया है। अब लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी नाम होगा। यह फैसला देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में नाम बदला गया है। अखिल विश्वपाल क्षत्रिय महासभा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ओसिला प्रसाद पाल ने दिया था। अहिल्याबाई होलकर को समाज सुधार, सुशासन और जनकल्याण के कार्यों के लिए जाना जाता है। इससे पहले पीएम मोदी ने देश भर के 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया। राजस्थान के बीकानेर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तर प्रदेश के भी 19 स्टेशनों का वर्चुअली उद्घाटन किया। इन स्टेशनों पर प्रदेश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत की झलक है। संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने लोगों से गंदगी नहीं करने और रेलवे को नुकसान नहीं पहुंचाने की अपील की। तो संस्कृति, आधुनिक वास्तुकला की झलक यहां पर दिखी है। पीएम ने 103 स्टेशनों का उद्घाटन किया। आज पहलगाम आतंकी हमले का 1 महीना पूरा हुआ है और पीएम मोदी ने राजस्थान के बीकानेर से पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान ने अगर फिर आतंकी हमला जैसी हिमाकत की तो करारा जवाब मिलेगा। पीएम ने कहा कि 22 तारीख के हमले के जवाब में 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।